स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात आज से 6 महीने पहले की है। मुझे कुछ दिनों से देर रात को नींद ही नहीं आ रही थी। कभी कभी रात के 2 बजे आंख खुल जाती तो कभी मैं 3 बजे जाग जाता। एक दिन ऐसे ही रात को 2:30 बजे मेरी आंख खुले। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं हॉल में चक्कर लगाने लगा। मैं दरअसल एक फ्लैट में रहता हूँ जो कि 8वें फ्लोर पर है। मैं हॉल के चक्कर लगा ही रहा था, तभी मेरा ध्यान हॉल की खिड़की से बाहर गया। नीचे एक गार्डन था, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे थे। मैंने देखा कि उस पर एक बच्चा झूला झूल रहा था। मैं अचंभित हो गया। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे कोई बच्चा झूले पर झूला झूल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जल्दी से नीचे गया और गार्डन में पहुंचा। फ्लैट से नीचे उतरते वक्त मैंने फ्लैट की चाबी साथ में ले ली। मैंने जैसे ही गार्डन के अंदर जाकर देखा तो वो बच्चा अभी भी झूले पर बैठा था। मैं उसके पास जाकर उसे कहने लगा, कौन हो तुम बच्चे, और इतनी रात को यहाँ इस गार्डन में क्या कर रहे हो? वो लड़का बोला, मुझे घर में घुटन सी हो रही थी इसीलिए यहाँ आ गया। मुझे झूले पर बैठना बहुत पसंद है। मैंने कहा, देखो इतनी रात को अकेले बाहर नहीं घूमते ना, कहाँ रहते हो तुम? चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। लड़का मान गया। उसने कहा, मैं वहाँ सामने रहता हूँ। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए गार्डन के कोने में बने छोटे से कमरे जैसा मकान दिखाया। मैंने उसे कहा, देखो मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा, और हाँ धीरे धीरे जाना, चलो जाओ। मैं उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसके घर वाले शायद नींद में होंगे। ये सोचकर कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो, मैं वहीं खड़ा रहा और दूर से उसे देखता रहा। जब वो लड़का उस घर के अंदर चला गया तो मैं गार्डन से बाहर आ गया और वापस अपने फ्लैट में आ गया। मैं थोड़ी देर ऐसे ही खिड़की पर खड़ा रहा, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। मैंने खिड़की बंद की और जाकर सो गया। दूसरे दिन अचानक फिर रात को 2 बजे मेरी आँख खुली। मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा रूम में थोड़ा टहल लेता हूँ। मैं टहल रहा था कि तभी टहलते हुए अचानक मेरी नजर फिर से खिड़की के बाहर गई। मैंने देखा कि नीचे गार्डन में झूले पर वही लड़का झूला झूल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या, ये लड़का आज फिर आ गया। मैं फिर से गार्डन में गया। मैंने फिर से फ्लैट की चाबी अपने साथ ले ली। गार्डन में जाकर मैंने उस बच्चे से कहा, अरे तुम फिर से इतनी रात को आ गए? लड़का कहने लगा, मुझे घुटन होती है घर में, इसीलिए यहाँ आ जाता हूँ। मैं सोच में पड़ गया, अजीब लड़का है, अपने ही घर में घुटन होती है इसे। मैंने कहा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही है? उस लड़के ने कहा, मेरा घर बहुत छोटा सा है, पंखा भी नहीं है, इसीलिए रोज रात को मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैंने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को बाहर अकेले नहीं घूमते। चलो जाओ जाओ अपने घर में, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बच्चा फिर से उसी घर में चला गया, लेकिन मुझे लगा क्यों ना इसके माता पिता को खबर कर दूं। ये रोज रात को यहाँ गार्डन में झूला झूलने आ जाता है। लगता है इसके माता पिता को इसके बारे में पता नहीं है। मुझे जाकर एक बार उन्हें खबर जरूर करनी चाहिए। अगर कभी कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सारी बातें विचार करके मैं उसके घर के पास गया।
मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार के बाद दरवाजा खुला। वहाँ पर एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था। उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा, जी वो लड़का आ गया? बूढ़े आदमी ने कहा, कौन हो तुम और किस लड़के की बात कर रहे हो? मैंने कहा, अरे अभी तो आया, इधर झूले पर खेल रहा था, मैंने ही उसे समझा कर इधर भेजा था। अंदर नहीं आया क्या वो? पता नहीं क्यों उस बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। वैसे भी रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, वो थोड़ा नींद में ही था। उसने गुस्से में कहा, जब इधर मेरे सिवा कोई रहता ही नहीं है तो कोई इधर कैसे आ सकता है? कौन हो तुम और इस वक्त क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने कहा, जी मैं ये सामने वाला फ्लैट है ना, नर्मदा हाइट्स, यहाँ पर 8वें फ्लोर पर रहता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ तो वहीं अपने फ्लैट पर जाओ ना, जाके सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? मैंने कहा, लेकिन वो लड़का कहाँ गया? इसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने गुस्से से जोरदार मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा माथा ठनका, आखिर वो लड़का गया कहाँ? मैं सोच में पड़ गया। मैंने उस लड़के को तो इसी घर में जाते हुए देखा था, फिर ये बूढ़ा आदमी मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने मोबाइल फोन में टाइम देखा, करीब रात के 3:14 हो रहे थे। मैंने सोचा, लगता है रात को मुझे भ्रम हुआ होगा, हो सकता है वो किसी और घर में गया हो और मुझे ये घर नजर आया हो। मैं फिर सोच में पड़ गया, लेकिन तभी मुझे ये ख्याल आया कि नहीं यार, मैंने तो इसी घर को देखा था और कल भी तो देखा था, आज भी देखा, वो लड़का इसी घर में गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है? यही सोचते सोचते मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया और थोड़ी देर खिड़की पर खड़े रहने के बाद जब मुझे नींद आने लगी, मैं फिर से जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा, मेरे मन में यही सवाल दौड़ता जा रहा था, आखिर वो लड़का गया कहाँ? मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस घर में जाकर उस बूढ़े आदमी से एक बार दोबारा बात करनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए। मैं उस घर के पास जाकर धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। फिर से उसी बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो फिर से गुस्सा होने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, अब क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बार बार आ जाते हो। मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई नहीं आया है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैंने शांति से उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए आप मुझे बस इतना बता दीजिए, वो लड़का आपके घर में आया था ना, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इसी घर में आया था, प्लीज बता दीजिए ना, वो लड़का कहाँ है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हे भगवान, तुम्हें एक बार मैंने कोई बात कह दी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? एक काम करो, आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, देख लो कोई नहीं है यहाँ, अपनी आंखों से देख लो, कोई भी नहीं है यहाँ। पता नहीं तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। मैं अंदर गया, वहाँ थोड़ा सामान था पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कुछ सोच रहा था और अचानक से वो बोला, एक बात बताओ, वो लड़का झूले पर बैठा था ना? मैंने कहा, हाँ वो झूले पर बैठा था और वो भी रोज रात को। मैं उसे जाकर यही समझा रहा था कि तुम इतनी रात को झूला झूलने क्यों आते हो, और उसने कहा कि ये उसका घर है और मैंने उसे इस घर में आते हुए भी देखा, बस इसीलिए मैं आपसे पूछने के लिए आ गया था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तो ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। दरअसल रात को मुझे कभी कभी झूले के हिलने की आवाज आती है। मैं जब भी दरवाजा खोल कर देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। मैंने भी कई बार गार्डन से झूला झूलने की आवाज को सुना है, लेकिन मुझे कभी कोई नजर ही नहीं आया। लेकिन 1-2 बार मैंने भी किसी छोटे बच्चे को उसी गार्डन में झूला झूलते हुए देखा है। जब मैंने वहाँ पास जाकर देखा तो अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता था। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ। दरअसल बात ये है कि आज से 15 साल पहले यहाँ पर बच्चों का कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन इस शहर के जाने माने बिल्डर, जो कि बहुत खड़ूस था, उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर ये जमीन हथिया ली थी और इस पर फ्लैट बना दिए थे। बाजू वाले फ्लैट में मैं चौकीदार हूँ और तुम्हारा जो फ्लैट है ना, और ये सभी जो फ्लैट है,
ये सभी इसी कब्रिस्तान पर बने हैं। मैं भौचक्का सा रह गया। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं चुपचाप घर आ गया। मैं पूरे दिन बस यही सोचता रहा कि मैंने जिस लड़के से बात की, क्या वो एक आत्मा थी? उस लड़के की रूह थी? क्या वो लड़का एक भूत था? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार आप खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते और आपने किसी लड़के के भूत से, किसी की आत्मा से बात की होती, तो आपको कैसा लगता? यही सोचते सोचते रात हो गई। आज रात को तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते रात के 2:30 बज गए। मैं बस यही सब कुछ सोच रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके फिर से खिड़की पर जाकर देखा और मैं देखकर डर गया। और जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा, मैं कांप गया, क्योंकि आज भी वो लड़का उसी झूले पर झूल रहा था। वो ऊपर मेरी खिड़की की तरफ ही देख रहा था और बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा कि मुझे जाकर उस लड़के से बात करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उस लड़के का भूत है। फिर भी मैं हिम्मत करके दोबारा उस गार्डन में गया, उस बच्चे के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की। मैंने डरते हुए, सहमते हुए उससे कहा, अरे तुम फिर से यहाँ? क्यों बार बार यहाँ आते हो? तुम पर खतरा हो सकता है ना? इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए बच्चे। तभी वो लड़का बोला, मेरा घर बहुत छोटा है, मैंने आपको बताया ना, पंखा भी नहीं है, बहुत घुटन महसूस होती है, इसीलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। मुझे डर लगने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं चुपचाप दोबारा अपने फ्लैट में आ गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैंने मेरे पापा को ये सारी बात बताई। वो भी इन बातों को सुनकर चौंक उठे। उस दिन रात को मैंने उन्हें भी खिड़की से वो झूलता हुआ झूला दिखाया, लेकिन इस बार वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन वो झूला अपने आप हिल रहा था। पापा भी बहुत डर गए। उसके बाद हमने ये बात सेक्रेटरी को भी बताई। उन्होंने भी इस बात को समर्थन दिया। उसके बाद हम सब ने मिलकर उसी गार्डन में उन सभी मृत बच्चों के लिए एक हवन करवाया। कुछ ही दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी अचानक रात को मेरी नींद खुल जाती है। मैं दोबारा खिड़की पर जाकर उसी गार्डन में देखता हूँ। उस गार्डन में अब कोई नजर तो नहीं आता, लेकिन उस बच्चे का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं फिर से डर जाता हूँ, ये सोचकर कि मैंने एक लड़के की, एक छोटे बच्चे की आत्मा से बात की थी। अगर आप मेरी जगह होते और आपने भी ऐसा ही कुछ फील किया होता, तो आपको कैसा लगता? मुझे जरूर बताइएगा। जंगल की वो भयानक रात। हाईवे पर एक फॉर्च्यून गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी, जिनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, सोहन और गीता। वो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के पापा, जो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा, आज फिर लेट। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता झल्लाई, अरे तो मैं क्या करूं? ऑफिस में इतना काम रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता। सोहन सफाई देते हुए बोला, अरे अरे संभल कर, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गीता चिल्लाई, अरे सड़क पर ध्यान है और कहाँ? फिर गीता ने कहा, चलो अब ध्यान से जल्दी गाड़ी चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारंगगढ़ 50 किलोमीटर। लगता है ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा। सोहन बोला। तभी गीता ने कहा, पर ये तो। सोहन ने कहा, अरे ये तो वे तो कुछ नहीं, जल्दी पहुंचना है ना। गीता ने कहा, हाँ लेकिन। फिर सोहन ने कहा, हाँ तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है खौफ। जंगल की वो भयानक रात। चलिए तो सुनते हैं कि आगे क्या होता है। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक वाले अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का।
और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए थी। वो बहुत ही भयानक और खौफनाक हंसी हंस रहे थे। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना वापस चलते हैं, गीता घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में तुम डरने की बात कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है, सोहन ने कहा। फिर गीता ने कहा, पर सोहन बीच में बोल पड़ा, अरे पर वर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। वो जंगल बहुत डरावना था जिसमें जीव जंतुओं की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था और सियारों की रोने की आवाज से एक नई मुसीबत का इशारा उन्हें मिल रहा था। पर उन दोनों ने नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे सोहन को भी डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसे बयान नहीं किया। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नजर कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बीच सड़क पर बैठी हुई रो रही है। गीता डर गई। उसने कहा, सोहन, वो औरत कौन है? शायद उन्हें मदद चाहिए, शायद वो अपने पति को देख रही होगी, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया होगा। उन दोनों को क्या पता था कितने सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहां से आएगा, और वो भी रात को। सोहन धीरे से उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको? लेकिन वो औरत उसकी बात को अनसुना कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसने अपने चेहरे को ढक कर रखा था। तभी गीता उसे हाथ लगाकर बोलती है, क्या हुआ बहन, आप यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो हमें बताइए ना। वो पीछे मुड़कर जोर से गरजी, हाँ, तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अध जला चेहरा बाहर आ गया। वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह से डर गए और वहां से भागने लगे। हांफते हांफते दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। गीता हांफते हुए ही बोली, थैंक गॉड, हम बच गए। सोहन ने कहा, हाँ, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में वो डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। तभी सोहन कहता है, क्या हुआ गीता? गीता कहती है, अब मैं और नहीं चल सकती सोहन, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। तभी सोहन कहता है, लेकिन गीता, यहाँ से बाहर निकलना तो होगा ना, चलो जल्दी चलो। तभी गीता घबरा जाती है। वो सोहन को उस तरफ इशारा करती है। वो लोग जहाँ से भाग कर गए थे वो घूम फिरा कर वहीं वापस आ गए और अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया। उसने देखा कि वो डायन अब वहाँ नहीं थी। तभी सोहन ने कहा, लगता है वो चली गई, चलो गीता जल्दी से गाड़ी में बैठो। सोहन चिल्लाया। जल्दी वहाँ से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नजर पिछले सीट पर गई ही नहीं, जहाँ वही डायन बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता ने कहा, सोहन, ये आवाज कैसी है? तभी सोहन ने कहा, आवाज? कैसी आवाज? तभी उन दोनों की नजर पीछे गई। वो डायन और भी खूंखार रूप में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वे दोनों वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर क्या करें। तभी उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गए। दोनों बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकले और जब कार के अंदर देखा तो वो डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से भाग निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी उनके हाथ निराशा ही लगी,
क्योंकि वो जिस जगह से चलना शुरू करते थे वापस उसी जगह पहुंच जाते थे। वो उस भयानक डायन की भूल भुलैया में फंस चुके थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई रास्ता हो, हम यहाँ बेकार में ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे और सचमुच थोड़ी ही दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वो रास्ते के बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वो करारते हुए उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। गीता ने सोहन से कहा, अब क्या करें सोहन, अब हम कैसे बचेंगे? सोहन ने कहा, गीता कुछ मत सोचो, बस भागो यहाँ से। वे उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे उनके पैर वहीं जम गए थे, वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर पर 2 कंकाल के ढेर जो काफी पहले से वहां थे, उनमें से 2 प्रेत बाहर निकल कर आए, जिसमें से एक प्रेत था और दूसरी डायन। उन दोनों रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वो दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक ही झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा था। बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे थे, जिसे अब भी वो डायन खाए जा रही थी। और फिर वो दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज में हंसने लगे, जिससे पूरा जंगल दहल उठा। और फिर वो दोनों अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े। जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को, हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। आज इसका खेल खत्म। एक अधीर आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे शमशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफना कर वो खुशी खुशी घर वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछता है। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक गुणी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सब की जिंदगी में खुशियाँ भर देगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाती है। रात को सौरभ की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वो साड़ी से अपने चेहरे को ढक कर बैठी हुई होती है। सौरभ उसके पास जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे उसका घूंघट उठाता है, पर ये क्या, सौरभ डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी और वो एक डायन बन चुकी थी। वो सौरभ के पास जाती है। सौरभ, आइए ना, क्या हुआ? दूर आओ तुम। तो तुम यहाँ कैसे? सौरभ कांपते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ही तो मुझसे अभी शादी की है, सुरभि बोली। सौरभ ने कहा, पर मैंने तो गीता से शादी की है। तो तुम? सुरभि की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी। तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा की बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफी नहीं, अब सजा मिलेगी तुम तीनों को, सुरभि बेहद खौफनाक आवाज में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। अब चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कुछ महीने पहले की कहानी। सुरभि बेटा, कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले।
क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि ने कहा, क्या दादाजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा देखो मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। सुरभि ने कहा, दादाजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवानी है। मूलचंद ने कहा, नहीं बेटा बस तुम्हारी शादी करवा दो, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर जाऊंगा। सुरभि ने कहा, ओके आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात नहीं करोगे। सुरभि के माता पिता नहीं थे, बचपन से वो अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, वो ही उसका परिवार थे। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा, उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज लगाते हैं, बेटा सुरभि सबके लिए चाय लाओ। सुरभि चाय लेकर आती है, वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद, भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब यही हमारे घर की बहू बनेगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती है। मूलचंद ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बेटा सुरभि तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना। ये सुनकर सुरभि शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी की मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, ये क्या किया तुमने, पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारे बेटे की कुंडली को देखकर हमारे गुरुजी ने क्या कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो, उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा है, अकेले वारिस है, और ये सब ना पुराने जमाने की बातें हैं, आप चिंता मत करिए कुछ नहीं होगा, सौरभ की मम्मी बोली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मौत को बुलावा दे रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिराती है तो उसमें से काले रंग के चावल निकलते हैं, और वो भी बहुत गंदी दुर्गंध से भरे हुए। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वो घटना शुरू हो गई। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन की अटैक आना और बहुत कुछ। सभी सुरभि को दोष देने लगे, सभी लोग उसे डायन मानने लगे। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी, तभी सौरभ और उसके माँ बाप के सामने उसके कुल देवता प्रकट हुए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे और गुस्से में बोले, इस घर के रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई तो उपाय बताइए। थोड़ी देर बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वो स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया और वो गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा खत्म। ये सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने ले गए और जमीन में दफन कर दिया। लेकिन वो अभी जिंदा थी और जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गई। वो लोग वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तभी वहाँ एक साया उत्पन्न हुआ जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रही हो, और वो आगे बढ़ी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और बाकी की कहानी तो मैंने आपको पहले ही सुना दी। रेस्ट हाउस के आगे जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह की जीप रुकी तो रेस्ट हाउस का चौकीदार राजू जीप के पास आकर बोला, नमस्ते साहब। तभी जीप का ड्राइवर सुखवीर जीप से उतरा और राजू से बोला, कैसे हो राजू? अच्छा हूँ ड्राइवर साहब, राजू ने कहा। ये है हमारे नए साहब, इस इलाके का दौरा करने आए हैं और 2-4 दिन यहीं रुकेंगे, सुखवीर ने कहा। बहुत अच्छी बात है ये तो, राजू ने कहा। तो साहब का सामान जीप से उतार कर कमरे में पहुंचा दो, सुखवीर ने कहा। जी साहब। और ऐसा कहकर राजू ने फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह का सामान जीप से उतारा और रेस्ट हाउस के कमरे में रखकर बाहर आ गया। और फिर उसने पूछा, साहब
आप लोग चाय वगैरह लेंगे? मैं तो चाय नहीं दूंगा, तुम साहब को चाय पिलवाओ। मैं तो अब चलूंगा क्योंकि मुझे वापस भी लौटना है, सुखवीर ने कहा। ठीक है सुखवीर, तब तुम जाओ और शनिवार को मुझे वापस लेने आ जाना, फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह ने कहा। ठीक है साहब, तब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर सुखवीर जीप में जा बैठा और फिर जीप स्टार्ट करके वो चला गया। उसके जाते ही राजू ने संदीप सिंह जी से पूछा, साहब चाय के साथ कुछ पकोड़े वकोड़े लेंगे, तल दूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ चाय लूंगा, संदीप सिंह बोले। ठीक है साहब। और ऐसा कहकर राजू रसोई घर की तरफ चला गया और फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह रेस्ट हाउस के बरामदे में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। राजू कुछ ही देर में चाय लेकर हाजिर भी हो गया। तब संदीप सिंह जी ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ हुजूर, राजू ने कहा। बीवी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? संदीप सिंह ने पूछा। साहब क्या बताऊं, मेरी बीवी बहुत पहले ही गुजर गई, अपने 2 बच्चों को छोड़कर, राजू ने कहा। तो बच्चों की देखभाल कौन करता है, क्योंकि तुम तो यहाँ अकेले रहते हो? संदीप सिंह ने पूछा। जी मेरी माँ करती है, राजू ने कहा। राजू से बात करते करते संदीप सिंह की चाय खत्म हो चुकी थी, तो वे राजू से बोले, मैं जरा इलाके का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन झील के किनारे जो बंगला है उस और मत जाइएगा, वो जगह ठीक नहीं है। आप यहाँ नए हैं इसीलिए बता रहा हूँ, राजू ने कहा। क्यों, वो जगह ठीक क्यों नहीं है? संदीप सिंह ने पूछा। लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है, वहाँ आत्माएं भटकती है, राजू ने बताया। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मैं ये सब नहीं मानता, संदीप सिंह बोले। अगर आप इन सब बातों को नहीं भी मानते तो भी अंधेरा होने से पहले आप लौट आइएगा, राजू ने फिर कहा। फिर संदीप सिंह घूमने निकल गए और आखिरकार उस झील की ओर भी पहुंच गए जहां पर एक पुराना बंगला था। अब संदीप सिंह राजू की बातों को दरकिनार करते हुए उस बंगले की ओर बढ़ चले। सूरज अभी ढला नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा बंगले के भीतर जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी तो अंधेरा हुआ ही नहीं है। और वो उस पुराने बंगले के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि वहाँ चमगादड़ों का पसीरा है और अब उन्हें उसके भीतर ठंड का एहसास होने लगा। उन्हें इतनी जोर की ठंड लगी कि वो ठंड से कांपने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी, तो उन्होंने पूछा, कौन है यहाँ? वे उस रोने वाले इंसान को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं दिखा। लेकिन आवाज तो अब भी आ रही थी। वो धीरे धीरे बंगले की और भी कमरों में चले गए, लेकिन तब भी उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चों के रोने की आवाज अब भी आ रही थी और अब धीरे धीरे रोने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। वो आवाज पूरे बंगले में गूंजने लगी। फिर वो रोने वाले बच्चों की आवाजें इतनी तेज हो गई कि संदीप सिंह को लगा कि उनका सिर ही फट जाएगा और वे अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद करके वहाँ से पूरा दम लगाकर भाग गए और अपने गेस्ट हाउस पहुंचकर ही उन्होंने दम लिया। वो बहुत डरे हुए थे। तभी राजू ने पूछा, साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत थक गया हूँ, मुझे अब आराम की जरूरत है। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करूँगा और जब रात का खाना तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना, संदीप सिंह बोले। जी साहब। और ऐसा कहकर राजू अपने काम में लग गया और इधर संदीप सिंह हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेट गए। वो थके हुए थे, इसीलिए उन्हें फौरन नींद आ गई। तभी उन्हें फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, तो उनकी आंख खुल गई। उन्हें वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी, तो वे डरे सहमे से अपने बिस्तर से उठे और खिड़की के पास गए और उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधेरे के, और वे फिर अपने बिस्तर की ओर आने लगे। लेकिन तभी अचानक खिड़की के बाहर से 2 घिनौने हाथ अंदर आ गए और उन हाथों ने उनकी गर्दन को जोर से दबोच लिया। वे अब चिल्ला भी नहीं पा रहे थे, उनका दम घुटता जा रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन को उन घिनौने हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गए और फिर उनकी आंख खुल गई। तब उन्होंने सोचा, मतलब क्या ये एक भयानक सपना था, सच्चाई नहीं? संदीप सिंह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में राजू ने उनके कमरे के बाहर से आवाज लगाई, साहब खाना तैयार है, आ रहा हूँ। और फिर ऐसा कहकर संदीप सिंह ने
अपने चेहरे का पसीना पोंछा और बिस्तर से उतरकर उन्होंने अपनी स्लीपर पहनी और बाहर बैठक में आ गए, जहां राजू पहले ही टेबल पर खाना लगा चुका था। संदीप सिंह ने अपने हाथ पैर धोए और खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। तभी राजू ने उनकी प्लेट में खाना लगा दिया। संदीप सिंह खाना खाने लगे। वे खाना तो खा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। तभी राजू ने पूछा, क्या हुआ साहब, खाना आपके मन मुताबिक नहीं बना क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजू, मेरा ध्यान किसी और चीज पर लगा हुआ है। आज जो मैंने महसूस किया वैसा शायद अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। संदीप सिंह ने बोला, क्या हुआ साहब, कहीं आप झील के किनारे वाले बंगले पर तो नहीं चले गए थे? राजू ने पूछा। हाँ, मैं वहीं चला गया था, संदीप सिंह ने कहा। मैंने मना किया था ना साहब, वहाँ मत जाइएगा। अब आपने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, राजू ने कहा। ऐसा कौन सा रहस्य है उस बंगले में? संदीप सिंह ने पूछा। साहब, आप एक काम कीजिए, पहले शांति से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको उस बंगले की सारी कहानी सुना दूंगा, राजू ने कहा। ठीक है। और फिर ऐसा कहकर संदीप सिंह ने शांत मन से खाना खाया। और उनके खाना खाने के बाद जब राजू भी खाना खाकर और अपने सारे काम करके फुर्सत से हो गया, तो उनसे बात करते हुए बोला, साहब, वो 100 साल पुराना बंगला है। वहाँ एक अंग्रेज अफसर रहा करता था, जो कि आप ही की तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। फिर क्या हुआ था उस ऑफिसर के साथ? संदीप सिंह ने पूछा। तब राजू ने उस अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी सुनाते हुए कहा, ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। इस इलाके में भी रॉबर्ट नाम का एक गोरा अफसर फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था, और वो यहाँ के इलाकों में रहने वाले लोगों पर बहुत जुल्म करता था। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का साधन यहाँ का जंगल हुआ करता था। इन जंगलों से उन्हें शहद, जड़ी बूटियाँ और पेड़ों की छाल मिल जाती थी, जो उनके काम आती थी, और उसे बेचकर वो अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन रॉबर्ट को ये मंजूर नहीं था। जिसे भी वो इस जंगल के कानून को तोड़ता हुआ देख लेता, उसके कोड़ों से पिटाई करवाता, लकड़ियों से भरी बैलगाड़ियां खिंचवाता, और वो ना जाने कितने ही लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार चुका था। पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। इसी तरह एक बार एक बुढ़िया उसे इस जंगल में लकड़ी काटते हुए दिखाई दी। उस बुढ़िया के साथ उसके 2 पोते भी थे। एक बेचारा 5 साल का था और एक 7 साल का। उस गोरे अफसर ने ये तक नहीं देखा कि वो एक बूढ़ी औरत है, लाचार है। उसने उस बूढ़ी औरत की भी कोड़ों से इतनी पिटाई करवाई कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और मर गई। उसके दोनों पोतों को उसने उस बंगले के तहखाने में बंद कर दिया, और इन बच्चों ने रो रो कर भूख प्यास के कारण 2 ही दिन में अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उस गोरे अफसर के जुल्म से तंग आकर उस बुढ़िया के बेटे ने एक रात उस बंगले में घुसकर गोरे अफसर और उसकी पत्नी मारिया की गर्दन कुल्हाड़ी से उड़ाकर अलग कर दी, और उसके बच्चों को भी उसी तरह मारा जैसे कि उसने उसके बच्चों को मारा था। फिर एक अंग्रेजी पुलिस अफसर ने उस बुढ़िया के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, और उसी बंगले के बगल में लगे एक पेड़ पर इलाके के लोगों के सामने उसे फांसी दे दी गई, ताकि इस इलाके के लोगों में दहशत बनी रहे और फिर कोई अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज न उठा सके। और साहब, यही है उस बंगले का रहस्य, राजू बोला। तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए? संदीप सिंह ने पूछा। साहब, वहाँ 100 सालों से आत्माएं रहती है, और आपने उन्हें छेड़ दिया है, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ गई है, राजू ने कहा। तो अब क्या होगा? संदीप सिंह ने पूछा। कुछ नहीं होगा साहब, आप बस उस जगह चलिए जहाँ उस बुढ़िया के लड़के को फांसी लगाई गई थी। वो पेड़ इतने सालों बाद भी सही सलामत खड़ा है जहाँ उसे फांसी लगी थी। वहाँ उस पेड़ के पास जाकर बस आप उससे माफी मांग लीजिए, फिर आपको कभी कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी, राजू ने कहा। अब संदीप सिंह को बंगले का रहस्य पता चल चुका था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा राजू ने उनसे करने के लिए कहा। उसके बाद संदीप सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर माफी मांग ली, और फिर वो उस इलाके में 2-4 दिन और रहे, लेकिन किसी भी आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ऐसे ही और भी भूतिया, डरावनी, रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।